मित्रों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम अफवाह तंत्र प्रणाली को संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे कि अफवाह तंत्र प्रणाली जो भारत के अंतर्गत है उसमें विभिन्न अलग अलग प्रकार की जो नदियां हैं उनका एक अपना सामूहिक रूप से क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, अर्थात तंत्र बनाती हैं। तो इन तंत्र में आपने देखा हो कि उत्तर भारत की भी नदियां इसी में शामिल होती हैं, तो दक्षिण भारत की भी नदियां शामिल होती हैं। गंगा नदी तंत्र आपने सुना हो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपने सुना हो, सिंधु नदी तंत्र आपने सुना हो। और दक्षिण भारत में जो नदियां बहती हैं उन्हें अनुवर्ती नदियां बोलते हैं, तो उनके विषय में आपने सुना होगा। तो ये नदियां बेसिकली आप देखोगे तो इन नदियों के अंतर्गत इनकी क्या अपनी एक विशेषता होती है, क्योंकि हर एक नदी होती है तो वो अपनी एक खुद की विशेषता रखती है कि वो उस नदी के तहत क्या क्या महत्वपूर्ण विषय को प्रासंगिक बनाती है। साथ ही साथ उसमें निहित कोई भी ऐसी गतिविधि है जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर देश के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ऐसी नदियां होती हैं बहुत सारी जो हमारे देश में भी प्रवाहित हो रही हैं या अन्य देश में भी वो प्रवाहित हो रही हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा हो कि सिंधु नदी आप उसमें शामिल कर सकते हो, ब्रह्मपुत्र नदी आप शामिल कर सकते हो। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो भारत में प्रभावित होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के की सीमा को भी ये बनाती हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो देश हैं उसमें भी ये प्रभावित होती हैं। तो इनके अंतर्गत जो तंत्र विस्थापित किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र का मतलब ये होता है कि कोई भी नदियां हैं, कोई भी नदी है, वो नदी अगर किसी क्षेत्र विशेष से निकल करके वो क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, अपनी धारा का प्रभावित कर रही हैं, तो उससे जुड़ने वाली जो भी नदियां हैं, उससे जुड़ने वाली जो भी नदियां हैं वो एक प्रकार से उससे मित्रवत तरीके से वो जुड़ती जाएंगी, तो वो नदियां उसकी एक सहायक नदियां बोली जाती हैं। तो वही सहायक नदियां और उसका लगा लगा जितना भी बेसिन क्षेत्र होता है, तो उस पूरा बेसिन क्षेत्र को हम उन नदियों का अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो अपवाह तंत्र का मतलब ये है कि कोई एक नदी है, उस नदियों से जुड़ने वाली जितनी भी सहायक नदियां हैं तो उनसे लगा एक बेसिन क्षेत्र होता है, क्योंकि बेसिन क्षेत्र वो होता है जो कोई विशेष नदियां होती हैं, राइट। तो विशेष नदियां होती है उन नदियों के बीच में, उन नदियों के बीच में एक बेसिन का निर्माण करती हैं वो, यानी कि इस प्रकार से कुछ प्रदेशों का निर्माण करती हैं जो काफ़ी उपजाऊपन महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो एक उसके लगा लगा क्षेत्र होता है, तो वो बेसिन कहलाता है। तो बेसिन क्षेत्र को बनाती हैं, तो वही सभी नदियां जो हैं प्रवाहित हो रही हैं, तो वो उसका एक अपवाह तंत्र है, राइट। अपवाह तंत्र जैसे सिंधु नदी का अपना अपवाह तंत्र है, गंगा नदी का अपना अपवाह तंत्र है। इसी के साथ साथ संत जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका एक अपना एक अफवाह तंत्र है। तो ये अफवाह तंत्र बनाती हैं, राइट। तो इसके विषय में हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि अफवाह तंत्र के तहत कौन कौन नदियां शामिल होती हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अफवाह तंत्र जो हैं भारत में अगर देखे जाएं तो प्रमुख रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं आपका हिमालय तंत्र के तहत, यानी कि हिमालय से प्रभावित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। दूसरा है दक्षिण भारत में प्रभावित होने वाली नदियां, यानी प्रायद्वीप भारत यानी प्रायद्वीप पठार से उत्पन्न होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो उन नदियों के विषय में समझेंगे। तो आप एक चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए कि जैसा कि आप जानते हो कि ये जो नदियां होती हैं तो इन नदियों का अपना अपवाह तंत्र होता है। तो अपवाह तंत्र के आधार पर इनको हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। अपवाह तंत्र के आधार पर इनको हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। तो पहला आता है हिमालयी तंत्र। तो हिमालय तंत्र का मतलब है हिमालय तंत्र, या इसे हम बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां। तो थोड़ा आप इनको चीज को समझ लेना, हिमालय तंत्र, पूर्ववर्ती नदियां। दूसरा आता है इसमें प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो दूसरा तंत्र एक ये आता है। तो ये जो नदियां होती हैं ये अनुवर्ती नदियां होती हैं, ये आपकी अनुवर्ती नदियां होती हैं। तो आप पहले अनुवर्ती नदियां और पूर्ववर्ती नदियों को थोड़ा आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो बेसिकली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं कि ऐसी नदियां होती हैं जो निर्माण के अधीन बनी थी, यानी कि ऐसा है कि जैसे कोई पर्वत पठार है, सॉरी जो पर्वत है, जैसे हिमालय तंत्र है, तो हिमालय तंत्र के जितना भी हिमालय हैं, राइट। तो हिमालय जैसे निर्माण हो रहा है, तो हिमालय निर्माण हो रहा है, तो हिमालय आज भी निर्माण हो रहा है, जबकि नदियां जो हैं वो पहले से हैं। नदियां जो है वो पहले से हैं, नदियों ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया, या वो किसी भी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान वो विस्थापित हो गई हैं। लेकिन वो हो गई हैं तब देखा जाए तो हिमालय पर्वत बन चुका था, हुई तो तभी से थी, क्योंकि हिमालय पर्वत बन चुका था या बन रहा था तो उस समय हुई थी।
उस समय ये हुई थी। लेकिन देखा जाए तो वर्तमान में हिमालय पर्वत आज भी बन रहा है, आज भी वर्तमान में भी हिमालय पर्वत निरंतर उसका विकास हो रहा है, निरंतर वो बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। और ये नदियां जो हैं, पूर्ववर्ती नदियां जो हैं, ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये उससे पहले की हो गई, क्योंकि क्योंकि हिमालय पर्वत जो है आज भी बन रहा है, आज भी बढ़ रहा है। तो इस वजह से ये नदियां जो हैं उसके पूर्ववर्ती हो गई, यानी कि पहली की नदियां। लेकिन ये बनी तो तभी है जब ग्लेशियर आए, और ग्लेशियर तब आए जब हिमालय बना है, राइट। लेकिन हिमालय आज भी बन रहा है, आज भी हिमालय बन रहा है, इसलिए ये नदियां जो हैं ये पूर्ववर्ती नदियां हो गई। एक्चुअली में शुरुआत में पूर्ववर्ती नदियां नहीं थी, लेकिन हो क्यों गई, इसका रीजन यही है कि नदी आज भी हिमालय पर्वत है, उसका निरंतर आज भी निर्माण हो रहा है, तो इसलिए ये नदियां हैं वो पूर्ववर्ती नदियां हो गई। ओके, जबकि आप इधर की नदियां देखोगे, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं ये अनुवर्ती नदियां हैं। इसका मतलब ये है कि भारत के जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, एक जो पठार है, दक्कन का पठार है, उसका जो निर्माण हुआ तो बहुत पहले हो गया था, उसका निर्माण पहले ही हो गया था, ठीक। गोंडवाना लैंड का सब टूटा था तब उसका ही निर्माण हो गया था, तो इसलिए वहां पर जो नदियां आई, वहां पे जो नदियां आई तो वो अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं, यानी कि वो बाद में आई। लेकिन ये जो नदियां हैं अनुवर्ती वाली, पूर्ववर्ती नदियों से पुरानी हैं, समझ रहे हो, पूर्ववर्ती नदियों से पुरानी है। लेकिन ये क्षेत्र विशेष में जब ये उत्पन्न हुई है तो ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बनने के बाद उत्पन्न हुई है, राइट, प्रायद्वीपीय पठार के बाद उत्पन्न हुई है। लेकिन ये पूर्ववर्ती नदियों से पुरानी है, समझ रहे हो, पूर्ववर्ती नदियों से पुरानी है। जबकि हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं ये आज भी हिमालय तंत्र निर्माण इसका जारी है, इसलिए ये नदियां जो हैं ये पूर्ववर्ती नदियां हो गई, पूर्ववर्ती नदियां हो गई, क्योंकि इनका निर्माण हो चुका है, इनका निर्माण हो चुका है, राइट। अब इनका निर्माण हो चुका है तो दोबारा तो इनका निर्माण होगा नहीं, इसलिए ये पूर्ववर्ती नदियां हो गई, ठीक। और हिमालय आज भी बन रहा है, हिमालय आज भी बन रहा है, तो ये पूर्ववर्ती नदियां हो गई। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो अनुवर्ती हैं, ठीक, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो अब उसका निर्माण नहीं हो रहा है, राइट, उसका कोई निर्माण नहीं हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, क्षरण हो रहा है, राइट। तो क्षरण हो रहा है, इसलिए ये नदियां जो है अनुवर्ती नदियां हैं। जबकि अनुवर्ती जो नदियां हैं वो बहुत पुरानी नदियां हैं। एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो इसमें, आप बेसिक थोड़ा डिफरेंस समझ लो अनुवर्ती नदियां और पूर्ववर्ती नदियां। पहली तो ये बात है कि ये हिमालय बन जारी है, फिर भी ये नदियां जो हैं ये पहले ही बन चुकी हैं, राइट। हिमालय जब बना था, हिमालय जब स्टार्टिंग बना था तब ये नदियां नहीं थी, ओके। जब हिमालय बन गया, सॉरी, हिमालय जैसे इसका कुछ स्तर है, इस प्रकार से निर्माण के अधीन जारी हो गया, तो यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी हिमानियाँ आपको मिलेंगी देखने को। तो हिमालयों से ये नदियाँ बनी हैं, हिमालयों से ये नदियाँ बनी हैं, लेकिन ये नदियाँ आज भी निरंतर क्या है, इनकी वृद्धि हो रही है, हिमालय की वृद्धि आज भी हो रही है। तो ये नदियाँ जो हैं इनमें अब कोई वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए ये नदियाँ हैं उनका एक बार निर्माण हो गया तो वही नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हो गई। तो ये आप कह सकते हो कि ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, हिमालय तंत्र की पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, आप इसको इससे डाल सकते हो। दूसरा डाल सकते हो कि यहाँ पर जो उत्पन्न नदियाँ होती हैं वो हिमानी द्वारा उत्पन्न होती हैं, यानी हिमानी द्वारा जो ग्लेशियर होते हैं, हिमानी द्वारा जो भी जल प्रवाहित होता है, जल का क्या होता है, जल का जब निष्कर्षण होता है या जल को जब पानी में वो एक प्रकार विलयन टाइप का बनता है, तो वही जो जल है, वही नदियाँ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, राइट। तो इस प्रकार से कह सकते हो कि ये नदियाँ जो हिमानी द्वारा निर्मित हैं, ये नदियाँ जो हैं वो हिमानी द्वारा निर्मित हैं, ओके। दूसरी कंडीशन आप कह सकते हो कि ये नदियाँ हैं काफ़ी ऊंचास से बहती हैं, राइट। इन नदियों में काफ़ी ढलान होता है, इन नदियों में काफ़ी ढलान होता है, क्योंकि ये नदियाँ ऊंचास से आती हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत है बहुत ऊंचा है, तो ये नदियाँ काफ़ी ऊपर से ग्लेशियर से जब नीचे के लिए आती हैं तो ये ढलान नुमा आती हैं, राइट। की जो आकृति होती है नीचे साइड, इनकी जो संरचना होती है वो ढलान नुमा होती है, तो नदियों में काफ़ी ढलान होता है। साथ ही साथ आप देखोगे तो ये नदियाँ जो हैं काफ़ी बड़े बड़े पत्थर, तो बड़े बड़े पत्थर लेके आती हैं, बड़े बड़े पत्थर है, बजरी है, राइट, रेत है, मिट्टी है, ये सभी इसके साथ आते हैं साथ में, ठीक है। और आप देखोगे तो ये नदियां जो हैं ये तराई नुमा और ये प्रादेशिक विभाग, वो जो कहते हैं प्रादेशिक क्षेत्र का निर्माण करती हैं, प्रादेशिक क्षेत्र का ये निर्माण करती हैं, राइट। तो ये आप इस प्रकार से डाल सकते हो, इस प्रकार से ये डाल सकते हो, ठीक है। जबकि आप इधर की नदियां देखोगे तो ये नदियां जो प्रवाहित होती हैं तो ये झरना से होती हैं, राइट, ये झरना से होती हैं, ये झरने से होती हैं। लेकिन झरना आप देखोगे गर्मियों में ऐसा होता है कि ये नदियां जो होती हैं कभी कभी सूख भी जाती हैं गर्मियों में। इसका रीज़न यही है कि ये नदियां जो हैं वो झरना से उत्पन्न होती हैं। अब ये नदियां जब झरना से उत्पन्न होती हैं तो
गर्मियों के दिनों में ये झरना सूख जाते हैं क्योंकि इन्हें पानी नहीं मिल पाता है, राइट। तो ये झरना सूख जाते हैं, तो ये नदियां आपने देखी हो, ये सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी देखने को मिलती हैं, यानी कि ये सूख भी जाती हैं, राइट। तो सूखाग्रस्त हो जाती हैं, इस वजह से ये नदियां जो होती हैं इसमें हमेशा पानी नहीं रहता, साल भर इसमें बारिश पानी नहीं मिलता है, लेकिन हाँ बारिश होती है तो पानी आ सकता है, लेकिन बारिश नहीं आती है तो यहाँ पे नदियाँ आपको देखी मिलती हैं तो वो सूख भी जाती हैं। ओके, तो सूखाग्रस्त नदियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये झरना से उत्पन्न होती हैं। किससे उत्पन्न होती हैं? ये झरना से उत्पन्न होती हैं। इसके बाद आप देखोगे तो इन नदियों का जो ढलान है वो इतना नहीं होता है। इन नदियों का जो ढलान है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पे पर्वत पठार या सॉरी जो पर्वत हैं या जो आपने देखे हो, जो आपको मैंने बताया था, यहाँ वाले जो पर्वत हैं ये ऊंचे हैं लेकिन इसकी तुलना में कम है। ओके, इसकी तुलना में कम है, तो इसलिए इधर की जो नदियाँ हैं, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हैं, ये नदियाँ जो ढलान में इनकी क्या है, ऊंचाई कम है, राइट, ऊंचाई कम है, ये समतल में ज़्यादा बहती हैं। ओके, समतल में ज़्यादा बहती हैं, ठीक है, आप ये माइंड में कर सकते हो। इसके बाद आप देखोगे तो ये नदियां हैं तो बाड़ू पत्थर ये कुछ नहीं लेके आती हैं, तो यहाँ पर बजरी आपको नहीं मिलेगी, राइट। बजरी तो मिल सकती है एक बार, बहुत कम मिलेगी, रेत मिल सकती है, मिट्टी मिल सकती है, लेकिन बड़े बड़े जो पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, ये आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे तो इधर आपको प्रादेशिक क्षेत्र का निर्माण आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्रादेशिक क्षेत्र का निर्माण नहीं मिलेगा। प्रादेशिक क्षेत्र का मतलब तो आप समझ गए होंगे, जो हमने आपको 5 प्रकार के प्रादेशिक क्षेत्र आपको बताए थे, जिसमें हमने आपको बताया था जलोढ़ मृदा का जो मैदान है उसके अंतर्गत तराई मैदान, भाबर है और बांगर है, खादर है, कल्लड़ भूमि, ऊसर है, ये सब मैंने आपको बताया था ना। तो ये जो है इसमें नहीं आपको मिलता है, ओके, इसमें आपको नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो वो शेष विशेषण बहुत कम मिलेगा, जैसे ये एक प्रकार का नगण्य समझ सकते हो। दूसरी बात है कि ये वाली जो नदियां हैं ये विसर्प का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये नदियां नमीन हैं, नमीन नदियां हैं, तो ये विसर्प का निर्माण करती हैं। अर्थात विसर्प का निर्माण इस प्रकार से आप जानते हो कि ये इस प्रकार से चलती हैं, ठीक। तो आप जानते हो नदियां इस प्रकार से चलेंगी तो ये विसर्प का निर्माण करती हैं। ओके, ये नदियां जो हैं विसर्प का निर्माण करती हैं। तो ऐसे ही आप लिख सकते हो कि नदियां विसर्प का निर्माण करती हैं, जबकि ये नदियां जो हैं आपको विसर्प बनाते हुए बहुत कम मिलती हैं। विसर्प का निर्माण अब ये नहीं करती हैं, ठीक है, ये विसर्प का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि ये नदियां जो हैं अब ये सीधी रेखा में आ गई हैं। पहले ये भी नदियां जो थी पहले विसर्प के रूप में थी। आप थोड़ा समझ लो विसर्प होता क्या है एक्चुअली में। एक चीज़ और समझो, यहाँ पे ये नदियां जो हैं वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, और आपको देखने को मिलेगा वी आकार की घाटी सबसे ज़्यादा, वी आकार की और यू आकार की घाटी है, ये नदियाँ बनाती हैं, राइट। ये नदियाँ जो हैं वी आकार और यू आकार की घाटी बनाती हैं, जबकि ये नदियाँ जो हैं अब ये बी और यू आकार की घाटी बना चुकी हैं, राइट। तो ये बी आकार की भी यहाँ मिल जाएगी, यू आकार की भी मिल जाएगी, और आपको इस प्रकार का कैनियन है यहाँ भी देखने को मिल जाएगा, राइट। भले ही छोटा हो मिल जाता है, देखने को मिल जाएगा। अभी यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था कैनियन, ठीक है, हाँ, तो वो आपको मिल जाएगा। चलो, तो इस प्रकार समझ सकते हो। तो पहली एक चीज़ माइंड में ये सेट कर लो कि ये जो नदियाँ होती हैं ये विसर्प का निर्माण करती हैं। तो विसर्प आप जानते हो कि जो नमीन नदियाँ होती हैं, नमीन नदियाँ होती हैं, नई नदियाँ होती हैं, वो हमेशा जब किसी ऊंचाई से प्रभावित होती हैं तो वो इस प्रकार से चलती हैं, यानी कि उसे जिस प्रकार से ढाल मिलती है उस प्रकार से प्रभावित होती हैं। तो उनका जो संचरण है, राइट, उनका जल की जो उसकी सरताएँ हैं तो आपने देखी हो कई अलग अलग तरीके से विभाजित होती हुई ये प्रभावित होती हैं, एक मतलब जिगजैग तरीके से तिरछी, जिसे मतलब कहते हैं विसर्प। तो आप जानते हो विसर्प बनाती हैं तो इनके बीच आपने देखा हो कि इस प्रकार की गोखुर झीलें बन जाती हैं। ओके, तो गोखुर झीलें आपने देखी हो कि ये बन जाती हैं, तो ये गोखुर झीलों का भी निर्माण करती हैं। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हो कि ये नदियाँ जो हैं वो गोखुर झील का निर्माण करती हैं। तो गोखुर झीलें क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि आप जानते हो कि नदियाँ कोई भी विसर्प बना रही है तो यही विसर्प बना रही, तो ये इसके आसपास ये जो जल भराव हो जाता है तो ये क्या है, इसकी गोखुर झीलें होती हैं, राइट। एक समय ऐसा आता है कि ये नदियाँ सीधी हो जाती हैं, तो ये जहाँ पर पहले जल था वहीं जल भर गया, जल भर गया, तो ये पहले इसे काटती रहीं तो ये गहरी काफ़ी चौड़ी हो गई। अब क्या हुआ कि नदी ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक घटनाएं हुई, वर्षा ज़्यादा हुई, ठीक है, तो ग्लेशियर ज़्यादा पिघल गए, तो ये नदियां हैं काफ़ी जल भर जाती हैं, तो ये सीधी चलने लगती हैं। ओके, सीधी प्रवाहित होती हैं इस प्रकार से। तो फिर क्या होता है कि ये वाला जो जल है यहाँ पर गोखुर झीलें बन जाती हैं। ओके, यहाँ से अब जल आता नहीं, अब यहाँ से जल नहीं आया, सीधी हो गई, तो ये गोखुर झीलें बन गई।
ये गोखुर झील का निर्माण करती हैं, जबकि इधर आपको गोखुर झीलें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। इधर आपको अगर झीलें मिलेंगी तो वो लैगून झीलें आपको मिल जाएंगी एक बार देखने को। ठीक है, चलो इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो बेसिक डिफरेंस जो है इनमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बेसिक इसके रीजन हैं जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट। चलिए अब बात ये आती है कि गोखुर झूले हैं, अब यही नदियां जो हैं नमीन है, राइट, ये नदियां नमीन है। नमीन नदियां जो होती हैं वो एक समय तक काफ़ी क्षेत्र काटती हैं, एक समय तक ये काफ़ी क्षेत्र काटती हैं, बहुत काटती हैं, एक समय तक काफ़ी क्षेत्र ये काटती हैं। तो ये नदियां काफ़ी चौड़ी होती हैं, राइट, ये नदियां जो हैं वो काफ़ी चौड़ी होती हैं, समझ रहे हो। तो ये नदियां काफ़ी आपको चौड़ी मिलेंगी और इनकी गहराई जो है वो काफ़ी कम मिलेगी। चौड़ी जरूर मिलेगी लेकिन इनकी गहराई जो है वो आपको कम मिलेगी, जबकि चौड़ाई है वो ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये नीचे का भाग नहीं काटती हैं ज़्यादातर, ये किनारे किनारे का भाग काटती हैं, किनारा किनारा काटती जाती हैं, किनारे किनारे काटती जाती हैं, इसलिए ये नदियाँ काफ़ी चौड़ी हो जाती हैं। ये नदियाँ काफ़ी चौड़ी हो जाती हैं तो इनका जल का जो संचरण रहता है ना वो ढलान के अनुसार भले ही तेज रहता हो, लेकिन ये जब समतल में आती हैं तो इनकी गति बहुत स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आसपास का भाग काटती हैं, आसपास का भाग काटती हैं, तो इसलिए ये नदियाँ जो है ना, ये नदियाँ जो हैं ये तेज गति से समतल क्षेत्र में नहीं चल पाती हैं। जबकि इधर वाली आप नदियाँ देखोगे तो ये जो नदियाँ हैं, इधर ये नदियाँ हैं तो ये किसी समय में पहले इन्होंने अपनी आसपास का भाग काटा था, आसपास का भाग काटा था, लेकिन ये एक समय में क्या हुआ कि ये काटती रहीं, लेकिन अब ये नीचे का भाग काटना प्रारंभ कर दी और ये जो है काफ़ी गहरी मिलेंगी, राइट। तो ये जो है नदियाँ, ये जो नदियाँ आपको चौड़ी तो मिल सकती हैं, ऐसी बात नहीं कि चौड़ी नहीं मिलेगी, चौड़ी मिल सकती हैं लेकिन गहरी भी मिलेंगी, ओके, गहरी भी मिलेंगी। चौड़ी इस आधार पर मिल सकती हैं क्योंकि ये जब नमीन नदियाँ थी इधर वाली तो ये भी नदियों ने कभी ना कभी चौड़ी तो काटा होगा, लेकिन इधर आपको पठार काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगा तो ये नदियाँ बहुत कम कटाव कर पाती हैं आसपास का, ओके, बहुत कम। क्योंकि इधर जो मिट्टी मिलेगी आपको बिल्कुल खादर प्रकार की मिट्टी मिलेगी, सिलिकॉन युक्त मिट्टी मिल जाएगी, जबकि इधर जो मिट्टी मिलेगी आपकी आयरन युक्त मिलेगी। तो इधर की जो नदियाँ हैं वो आसपास का भाग बहुत कम काट पाती हैं, बहुत कम काट पाती हैं। तो इधर की नदियाँ आप कह सकते हो कि इसकी तुलना में चौड़ी कम मिलेंगी, मतलब चौड़ी तो मिल सकती है इधर की भी लेकिन इसकी तुलना में ये कम मिलेंगी, ओके, लेकिन गहरी बहुत मिल जाएंगी क्योंकि ये नीचे का भाग काटती हैं। देखो ये भाग है नदियाँ नीचे का गहराई से काटती हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये जो नदियाँ हैं, ये जो नदियाँ हैं ये गोखुर झीलें नहीं बनाती हैं, एक माइंड में सेट कर लो। दूसरी बात है क्योंकि ये नदियाँ सीधी बहती हैं, ओके, ये नदियाँ जो हैं आपको इस प्रकार से मिल जाएंगी, थोड़ा बहुत तिरछी हो सकती हैं, सीधी ज़्यादातर मिलेंगी देखने को, क्योंकि एक समय तक ये भी विसर्प का निर्माण करती थी, विसर्प का निर्माण करती थी, लेकिन निरंतर निरंतर काटती काटती वो एक फिर सीधी रेखा में आ गई, ठीक, सीधी रेखा में आ गई। तो इस प्रकार से ये नदियाँ जो हैं काफ़ी आपको सीधी रेखा में मिल जाएंगी, ओके। गोदावरी एक नदी ऐसी है जो थोड़ा काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी होकर है, लेकिन और नदियाँ जो हैं आपको सीधी रेखा में मिलेंगी इधर, ठीक है, चाहे वो आप कृष्णा ले लो, कावेरी ले लो, पेनगंगा ले लो, बेनगंगा ले लो, प्राणहिता ले लो, ठीक है, ये जितनी भी नदियां आपको इधर मिलेंगी तो ये नदियां जो है ना वो सीधी रेखा में गमन करती हैं, राइट, और पश्चिम से पूर्व को प्रभावित होती हैं, इतना तो माइंड में आपको पता होगा। चलिए तो ये बेसिक कुछ डिफरेंस हैं, ये इसका अंतर है कि इन नदियां और इन नदियों में क्या अंतर है, इनको आपको समझ में आना चाहिए, ओके। ये केवल हमने आपको भौतिक भौतिक क्रिया के द्वारा इनको हमने समझाने का प्रयास किया है। रासायनिक अगर देखोगे तो रासायनिक में यहाँ के जो कुछ पोषक तत्व होते हैं नदियों में थोड़ा अलग टाइप के मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको लोहे की आयरन की मात्रा अधिक मिलेगी, तो ये नदियाँ जो हैं आयरन युक्त ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है, जबकि इधर वाली नदियाँ हैं उसमें आयरन की मात्रा आपको नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से रासायनिक एक्टिविटीज़ में भी आप इसको चीज़ को समझ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जो मतलब जल संचरण में जो रासायनिक क्रियाएं हैं, जो पोषक तत्व घुले होते हैं उसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है वो भी आप समझ सकते हो। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इधर वाली जो नदियाँ हैं, इधर वाली जो नदियाँ हैं ये आपको सिलिकॉन युक्त, मतलब सिलिकॉन से मतलब उसमें आप पदार्थ ज़्यादातर मिलेंगे, तो इसमें नाइट्रोजन है और
आपको नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन फास्फोरस इसमें भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा। ये नदियाँ मिलती हैं प्रायद्वीपीय नदियों में। ओके, तो ये चीज़ें आप माइंड में क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसकी मिट्टी की उर्वरता में ये पाई जाती हैं, तो वहीं से नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो भी पोषक तत्वों की गुणवत्ता है उसमें आप देखोगे तो ये कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। राइट, चलिए, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि हिमालय तंत्र की नदियां हैं, उसमें नदियां जो हैं वो विसर्ग का ज़्यादातर निर्माण करती हैं, जबकि इधर की नदियां हैं वो विसर्ग का निर्माण नहीं करती हैं। वो बहुत कम है, रेयरली, जब पहले किए होंगे, लेकिन अब इनका विसर्ग है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ गोखोर झीलें भी आपको नहीं मिलेंगी, होंगी पहले, तो अब वो भी समाप्त हो गई हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इसको आप डिफरेंस समझ गए होंगे, बेसिक दोनों में अंतर क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अफवाह तंत्र में हिमालय तंत्र की नदियाँ। राइट, तो हिमालय तंत्र की नदियों में सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र है, इसके बाद हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, फिर दक्षिण भारत की नदियां हैं, इनके विषय में डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, यानी कि हिमालय तंत्र के अंतर्गत जो हिमालय हिमालय नदियों का जो तंत्र है, हिमालय नदियों का तंत्र है, वो आपको कौन कौन सा मिलेगा? वो पहला मिलेगा सिंधु नदी तंत्र, राइट। दूसरा मिलेगा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये तीन तंत्र हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तंत्र हैं, और इन तीनों तंत्रों को हम कंप्लीट बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। राइट, तो आप पहले एक चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए कि हिमालय नदियों का जो तंत्र है उनमें हम ये तीन तंत्रों का अध्ययन करते हैं, और तीन तंत्र में सबसे पहले जो पढ़ाई पढ़ते हैं हम, वो सिंधु नदी तंत्र पढ़ते हैं। राइट, कोई भी पढ़ सकते हैं, गंगा नदी तंत्र पहले पढ़ सकते हो, ब्रह्मपुत्र भी पढ़ सकते हो, लेकिन हम जो स्टार्ट करेंगे वो सिंधु नदी तंत्र से स्टार्ट करेंगे। राइट, तो सिंधु नदी तंत्र है उसको थोड़ा समझ लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये हमारा प्यारा सा एक भारत है, ठीक है, जैसे ये हमारा भारत है, तो ये भारत में आप देखोगे तो इधर आपको क्या मिलेगा, ये पूरा अपना एक हिमालय पर्वत है, ठीक, ये हिमालय पर्वत है, और ऊपर आपको यहाँ मिल जाएगा क्युनलिन पर्वत। तो क्युनलिन जो पर्वत है ये आपको मिलेगा चाइना में, ठीक है, और इधर आपको हिमालय पर्वत मिल जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी बड़ा जो क्षेत्र है, राइट, ये जो क्षेत्र आपको मिलेगा ये पूरा आपका तिब्बत का पठार है। ये क्या है आपका? तिब्बत का पठार है, और तिब्बत का पठार ये अंतर पर्वतीय पठार है। राइट, ये अंतर पर्वतीय पठार है, मतलब कि दो पठारों के बीच का क्षेत्र है, वो है पठारी नुमा है, तो इसे तिब्बत का पठार बोलते हैं। वो काफ़ी बड़ा विश्व का सबसे बड़ा पठार है, ये तिब्बत का ही पठार है। और आप देखोगे इस तिब्बत के पठार में, इस तिब्बत के पठार में यहीं से जो नदियां हैं वो निकलती हैं, जिसमें आपने पढ़ा हो सतलज नदी है, सिंधु नदी है, इसी में आपने देखा हो ब्रह्मपुत्र नदी है। ये जो नदियां निकलती हैं वो इसी तिब्बत के पठार से ही निकलती हैं। ओके, तो पहले आप ये समझिए कि ये यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं, तो ये नदियाँ बहने का बेसिक रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है हिमालय, तो यहाँ पर चाहे पार हिमालय हो, राइट, पार हिमालय जिसे बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, ठीक, तो इसके नीचे आपने देखा हो, फिर यहाँ पर ग्रेट हिमालय है, मध्य हिमालय है, ठीक है, पीर पंजाल, ये सब जो देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं नदियाँ, इन्हीं यहीं पर जो ग्लेशियर मिलते हैं, तो यहीं ग्लेशियरियाँ जो पिघलते हैं, इन्हीं से ही नदियों का निर्माण होता है। राइट, और यहाँ पर बरस भर पानी रहता है, इन नदियों में बरस भर पानी रहता है, जबकि उधर की जो नदियाँ हैं प्रायद्वीप में उन्हें बरस भर पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मौसम पर डिपेंड करती हैं। वहाँ पर मानसून आता है तब वहाँ वर्षा होती है, तब उस पर वो निर्भर करती हैं। जबकि इधर की जो नदियां हैं ये बरस भर इसमें पानी रहता है। अगर यहाँ मानसून आ गया तो बादल फटने लगते हैं, तो फिर यहाँ पर आपने बाढ़ जैसी समस्याएं सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे उत्तराखंड में आप देख सकते हो एग्जाम्पल, बिहार में आप देख सकते हो, ठीक है, वहाँ की जो थूक नदी है वो उसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? एक मिलेगी आपको मानसरोवर झील,
तो ये मानसरोवर जो झील है, इस मानसरोवर झील में जो पानी जाता है वो किसका जाता है, हिमालय की जो ग्लेशियर है वो पिघल पिघल के वहीं जाते रहते हैं, तो वहाँ पर उसमें पानी भरा रहता है, राइट। तो यहीं से क्या निकलती है, आपकी निकलती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी एक्चुअली में वो तिनका बाब नाम से एक धारा है, वहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे एक धारा बहती है तिनका बाब, तो सिनका बाब एक धारा है, ठीक है, ये लिख लेना, सिनका बाब एक धारा है, इसी धारा के नाम से ये सिंधु नदी निकलती है। और यही सिंधु नदी आप देखोगे ये हिमालय के समांतर जाती हुई ये जम्मू कश्मीर में पहुंचती है। एक्चुअली में ये जम्मू कश्मीर जो प्रदेश है ना वो इधर साइड है, अब ये लद्दाख वाला आ गया ना, लेकिन पहले से जम्मू कश्मीर ही पूरा भी बोलते थे, लेकिन आप देखोगे इधर वाला ये लद्दाख जो क्षेत्र है इधर का, ये लद्दाख आप देखोगे भारत का सबसे बड़ा जिला है इधर लद्दाख वाला। तो यहाँ आप देखोगे तो यही नदी जाती है इस प्रकार से। तो ये नदी यहाँ पर इधर साइड तो ये कटा फटा है नहीं, इधर साइड तो ये कटा फटा नहीं है, तो ये यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाती, इधर पर प्रवेश नहीं कर पाती है। तो इसके वो तराई प्रदेश में जाते जाते ढलान से चलती चलती ये यहाँ पर इस प्रकार से मुड़ती है, राइट, इस प्रकार से मुड़ती है। तो यहाँ पर एक प्रदेश, यहाँ पर एक प्लेस है उसका नाम है दमचौक। तो ये दमचौक के पास में ये भारत में प्रवेश करती है। दमचौक का मतलब यहाँ पर है कि आप ऐसे कह सकते हो, याद करना हो कि यहाँ पर नदियाँ भारत में जैसे प्रवेश करती है तो वो दम लगाती है, नदी क्या लगाती है, दम लगाती है, राइट। तो वो दमचौक हो गया। तो दमचौक या डैम चौक भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से नदी यहाँ पर दमचौक यहाँ पे प्रवेश करती है, तो ये यहाँ पे दम लगाती है, राइट। तो यहाँ पर वो प्रवेश करती है। और आपको पता होना चाहिए ऊपर का जो क्षेत्र यहाँ पर आपको मिलेगा, ये आपको मिल जाएगी इधर काराकोरम, राइट। इस प्रकार से आपको काराकोरम है, यहाँ काराकोरम मिल जाएगी। और इधर आपको मिल जाएगी जास्कर। जास्कर एक्चुअली में इस प्रकार से नहीं है, थोड़ा को हम, ठीक है, जास्कर आपको मिल जाएगी इस प्रकार से, राइट। तो ये जो नदी है यहाँ से प्रभावित होती हुई ये आपकी लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी से जाती हुई ये यहाँ पे चिल्लास को पार करती हुई इस प्रकार से पाकिस्तान प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर जो आपको स्थान मिलेगा ये मिलेगा चिल्लास। तो चिल्लास के पास में या चिल्लास के निकट ये क्या करती है, नदी भारत को पीछे करती हुई ये सीधा कहाँ में चली जाती है, ये आपकी पाकिस्तान में चली जाती है, राइट। ये पाकिस्तान में प्रभावित हो जाती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। लेकिन यही सिंधु नदी पर आप देखोगे बहुत सारे यहाँ पर हैदराबाद भी स्थित मिल जाएगा, ठीक है। इसी पे आपको मिल जाएगा एक जो डैश नाम का एक इस्माइल डेरा खान है, वो भी आपको यहीं मिल जाएगा। इसके बाद मुल्तान है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये नदी जो सिंधु नदी है, यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे जो शहर हैं पाकिस्तान के वो स्थित हैं। अगर आप जैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें मैंने आपको बताया कौन सा सबसे ऊपर है इस्माइल डेरा खान। तो इस्माइल डेरा खान आपको इधर मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस्माइल डेरा खान, इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर हैदराबाद, यहाँ पे इधर यहाँ, ठीक है, यहीं लिख सकते हो, हैदराबाद मिल जाएगा। ये एक्चुअली में इस नदी के तट पर स्थित हैं, ओके, इस नदी के तट पर स्थित हैं। आप ये चीज़ें लिख सकते हो। चलो नीचे भी अगर देखोगे तो मुल्तान मिल जाएगा, तो मुल्तान को भी आप लिख सकते हो। इसके बाद ये नीचे कराची जो पोर्ट है, यहाँ से ये पार करती हुई, ठीक, कराची में पार करती हुई सीधा अरब सागर में ये गिरती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। ये आपका अरब सागर है, ओके, ये पूरा एक अरब सागर है। इसी अरब सागर में ये गिरती है और ये डेल्टा का ये निर्माण करती है, राइट। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि ये जो नदियां हैं, ये जो नदी है, राइट, ये जो नदी है, ये नदी यहाँ से सीधा एक बार आप रिवाइज कर सकते हो, दमचौक में ये प्रवेश करती है और ये भारत में प्रभावित होती हुई ये सीधा आ जाती है। आप माइंड में सेट कर लेना, ये नदी जो है केवल जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में प्रभावित होती है, ओके। ये हिमाचल प्रदेश पंजाब में नहीं मिलती है सिंधु नदी,
ये केवल जम्मू कश्मीर, वो लद्दाख वाला क्षेत्र है वो उसी में सम्मिलित कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर में ही उसी क्षेत्र में ये बहती है, उसी क्षेत्र में ये बहती है। हिमाचल प्रदेश में और पंजाब वाले क्षेत्र में आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। ओके, चलिए इसके बाद आप जानते हो कि ये तो सिंधु नदी हुई। अब सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं, बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सहायक नदियां आप जानते हो, इधर से स्योक नदी भी है, स्वाति नदी भी है, ठीक है, जो पाकिस्तान से आती है, स्वाति नदी है, स्योक नदी है, राइट। इसी में आप देखोगे जो काबुल नदी है, काबुल जिसे बोलते हैं, तो ये कुछ नदियां हैं जो उधर पाकिस्तान से सिंधु नदी में मिलती हैं, लेकिन उनको हम अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे कुछ काम की नहीं है। हम भारत की नदियों के संदर्भ में केवल समझेंगे। ओके, बहुत सारी नदियां हैं जो सिंधु नदी में उधर से मिलती हैं, पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से आती हैं, तो वो इसमें मिल जाती हैं, लेकिन उन नदियों का कोई महत्व तो नहीं है, राइट। केवल बस ये समझ लो कि भारत से जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो सिंधु नदी में कौन कौन सी मिलती हैं, राइट। उनको थोड़ा आप समझ लोगे तो माइंड में क्लियर कट आपको पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद आप जानते हो कि ऊपर से यहाँ से, यहीं से आप देखोगे, यहाँ से निकलती है झेलम नदी। तो झेलम नदी आप देखोगे ये कहाँ से निकलती है, तो किशन एक शहर है, किशन शहर, किशनसर शहर है, यहाँ से ये झेलम नदी निकलती है। ओके, और ये झेलम नदी प्रवाहित होती हुई सीधे आप देखोगे तो ये पाकिस्तान में ऐसे प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी भी है, ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, राइट। इसके बाद ये इधर से निकलती है, यहाँ से चिनाब नदी। तो चिनाब नदी चंद्रभागा, दो नदियों से मिलकर बनती है, दो धाराएं हैं, एक्चुअली में नदियाँ नहीं है, चंद्र और भागा। ये चंद्र है, जैसे ये इस प्रकार से, तो ये वाला जो भाग है ये चंद्र है और ये आपका भागा है, चंद्रा भागा जिसे बोलते हैं, इसे चंद्रा कह सकते हैं, चंद्रा भागा। तो चंद्रा भागा दो दो धाराएं हैं, राइट, दो धाराएं हैं, तो ये वहीं से निकलती है। तो ये आपको जो धारा मिलेगी ना, ये जास्कर श्रेणी जो है इसी के अंतर्गत ही ये चंद्रा भागा है, ये सभी वहीं से मिलेंगी। चंद्रा भागा है, रोहतांग है, ठीक है, जिसमें रावी निकलती है, और इसके बाद ब्यास है, वो भी आपको वहीं जास्कर श्रेणी से मिलेगी। ओके, तो ये जितनी ये नदियां हैं ना भारत, जो भारत से निकलती हैं, ये जास्कर श्रेणी से ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। ओके, लेकिन जो सतलज नदी है ये आपको भारत से नहीं ये आती है, ये आपकी निकल तिब्बत से निकलती है, राक्षस ताल जिसे राक्षस ताल भी बोलते हैं, वहाँ से निकलती है, ठीक है। चलिए, तो ये जो नदी है ये भी आपको जम्मू कश्मीर में ही मिलेगी, केवल जम्मू कश्मीर में ही मिलेगी। इसके बाद ये जो आपकी नदी आती है, ये वाली चंद्रभागा नाम से जो धाराएं हैं, इनसे ये नदी बनती है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से प्रवाहित होती है और यही जो झेलम है इससे इस प्रकार से मिल जाती है, राइट। झेलम है इस प्रकार से मिल जाती है। तो ये जो नदी है इसे बोलते हैं चिनाब। ये नदी जो है ये कौन सी है, चिनाब। तो चिनाब इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये चंद्र और भागा दो दो धाराएं हैं, उससे मिलकर ये नदी बनती है। और ये नदी जो है भारत से प्रवाहित होती हुई सीधे पाकिस्तान पहुंचती है, और पाकिस्तान में ऊपर से एक नदी आ रही है, उसका नाम है झेलम। झेलम नदी है इस चिनाब से मिल जाती है, राइट। तो इस प्रकार से झेलम नदी है वो यहाँ चिनाब से मिल गई। अब यही नदी है इस प्रकार से प्रवाहित होती है नीचे साइड। इसके बाद आप जानते हो कि यहाँ पर आपको मिलेगा रोहतांग दर्रा, जो ये हमारी जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी से ही रोहतांग दर्रा मिलेगा। तो रोहतांग दर्रा से निकलती है कौन सी नदी, यहाँ से निकलती है आपकी रावी। तो रावी नदी है रोहतांग दर्रे से निकलती है, और ये रोहतांग दर्रे से निकलती हुई सीधी इस प्रकार से प्रवाहित होती है, और ये इस प्रकार से चली जाती है, और फिर यही जो ऊपर से झेलम चिनाब आ रही है वो यहाँ मिल जाती है इससे, राइट। फिर ये रावी इस प्रकार से आ जाती है, समझ रहे हो। तो आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि झेलम नदी है और चिनाब है, ये आपस में पाकिस्तान में मिलती हैं। इसके बाद जो चिनाब उधर से अब आ गई, क्योंकि झेलम तो मिल गई, अब चिनाब नाम से उधार आ गई, तो चिनाब आ गई नीचे साइड, और वही चिनाब जो है रावी नदी से मिलती है पाकिस्तान में। तो अब वो रावी नदी से कहलाने लगती है, वो चिनाब से आप नहीं बोल सकते हो। ओके, उधर से चिनाब आ रही है तो ऊपर साइड से चिनाब है ना, तो ऊपर साइड से किसमें मिली, रावी में, तो वो रावी नाम से हो जाती है, फिर रावी नीचे आती है। तो रावी आती है नीचे, तो रावी आपको यहाँ पर इस प्रकार से आती है। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, राक्षस ताल।
राक्षस ताल, या हम इसको बोलते हैं राकिस ताल, राक्षस ताल या राकिस ताल भी बोलते हैं। तो राकिस ताल जो है यहाँ से निकलती है आपकी सतलज, राइट, सतलज नदी। और सतलज नदी इस प्रकार से प्रभावित होती हुई ऊपर से यहाँ पर आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ये नदी इस प्रकार से जाती है और आपको ऊपर से मिल जाएगी जास्कर श्रेणी। तो ये जास्कर श्रेणी को पार करती है और यहाँ पर आपको मिलेगी, यहाँ पर दर्रा मिलेगी, सीपकला दर्रा, राइट। तो यहाँ पर आपको एक सीपकला दर्रा मिल जाएगी। तो ये सीपकला दर्रा से ये प्रवेश करती है, ओके। ये सीपकला जो दर्रा है, यही सीपकला दर्रा से ये नदी जो है सीपकला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है, ओके, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये हिमाचल प्रदेश में सीपकला दर्रा से इस प्रकार से प्रभावित होती हुई सीधे इधर आती है पंजाब क्षेत्र में, और पंजाब क्षेत्र में प्रभावित होती हुई फिर ये इस प्रकार से आ जाती है इधर साइड में, राइट। तो फिर यही नदी जो है ऊपर से आ रही कौन सी, रावी, तो ये इसमें मिल जाती है यहाँ पे, राइट। अब ये जहाँ यहाँ मिल गई, ठीक, यहाँ पे ये नदी मिल गई। अब इसको थोड़ा यहाँ पे हम थोड़ा मिटा देते हैं, 1 मिनट। तो आप देखो यहाँ से निकलती है आपकी जो सतलज नदी है, इस प्रकार से पंजाब से प्रभावित होती हुई ये यहाँ इस प्रकार से चली जाती है और इधर से आपकी आती है कौन सी, रावी, और ये यहाँ पर इस प्रकार से ये मिलती है यहाँ पे, और यही नदी है इस प्रकार से इससे मिल जाती है मिठानकोट में, राइट। तो ये मिठानकोट में मिलती है और यही जो नदी है आप देखोगे तो ये सतलज नाम से नदी है, यहाँ पर मिल जाती है जाके। तो अभी यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, आप पीछे का आप देखना, तो पूछा गया था कि कौन सी नदी है जो सीधी सीधी सिंधु नदी से मिलती है। तो सिंधु नदी से मिलने वाली नदी सतलज नदी है, क्योंकि चिनाब जो है वो रावी से मिल जाती है, तो वहाँ पर फिर चिनाब नहीं होती है, वो रावी नाम से आती है फिर, ठीक। वही रावी नदी है वो ब्यास से मिलती है, सॉरी उससे सतलज से मिलती है, और सतलज नदी है वो सीधी सीधी सिंधु नदी में मिल जाती है। तो वहाँ पर आप देखोगे मिठानकोट, ठीक, एक शहर है मिठानकोट, तो मिठानकोट में ये नदियाँ मिल जाती हैं जाके। तो पंचनद वहाँ बनाती हैं। तो पंचनद जो है ये है आपका पंचनद, पंचनद, क्योंकि ये 5 नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, इधर से आप देखो, एक नदी और आप कर लो यहाँ पे, यहाँ पर आपको मिलेगा ब्यास कुंड, यहाँ आपको क्या मिलेगा, ब्यास कुंड। तो ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी, और ब्यास कुंड से ये ब्यास नदी निकलती है, और ये ब्यास नदी आपकी इस प्रकार से जाती हुई ये सीधी यहाँ पर पंजाब में आकर यहाँ मिल जाती है, राइट। ये आपकी पंजाब में ऐसे मिल जाती है। चलो तो वैसे आप देखोगे तो ये पंजाब मिल जाती, तो यहाँ पर हरके ब्याज एक बांध है, हरके बैराज, हरके बैराज का एक जो बांध है, इसी बांध से ये नदी मिलती है। और इसी बांध में आप देखोगे इधर साइड में हरके बैराज है, तो इसके इस साइड देखोगे, इस साइड, तो इस साइड यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, गोविंद सागर एक झील मिलेगी, कृत्रिम झील है, गोविंद सागर झील, राइट। ये आपको मिल जाएगी गोविंद सागर झील। 1 मिनट। चलो, तो समझ में आया। तो हरके बैराज है, तो ये यहाँ पे हरके बैराज है, और इसी यहाँ पर हरके बैराज की बांध है, और इसी बांध से आप जानते हो इंदिरा सागर नहर है, वो पक्की नहर है विश्व की, वो इस प्रकार से निकाली जाती है, राजस्थान में सिंचाई करती है जाके, ठीक है, पक्की नहर है, वो माइंड में सेट होना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो ये जो नदी है ना, ये वाली, ये सीधी नहीं आती है, आप देखना, ये सतलज नदी है, पहले ये इस प्रकार से ऊपर जाती है, फिर ये नीचे आती, इस प्रकार से मिलती है।
तो यहाँ पर आपको मिलेगा भाखड़ा, तो भाखड़ा बांध मिल जाएगा, और यहाँ नांगल, भाखड़ा नांगल, तो ये बॉर्डर पे है, राइट। ये हिमाचल प्रदेश, एक मिनट, हिमाचल प्रदेश, जरा इस प्रकार से मिलाते हैं, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश और पंजाब का जो बॉर्डर है, यहाँ पर यही जो नदी है सतलज, ये भाखड़ा नांगल अलग अलग दो बांध बनाती है, ठीक है। यहाँ बांध बनाए गए प्यारे प्यारे भाखड़ा नांगल बांध, तो ये 8 किलोमीटर के अंतर पर हैं, ठीक है, 8 किलोमीटर अंतर पर हैं, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश और जो पंजाब है उसकी सीमा पे ये बनाए गए दो बांध, और ये काफ़ी बिजली विद्युत जल विद्युत बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल विद्युत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो भाखड़ नांगला बांध है, एक जो है भाखड़ा है वो आपको मिलेगा सिंचाई के लिए, जबकि नांगल बांध है वो जल विद्युत के लिए मिलेगा। तो भाखड़ा नांगल बांध है ये एक ही के लिए नहीं, जल विद्युत के लिए दोनों नहीं है, एक है आपका सिंचाई के लिए बनाया गया है, जबकि दूसरा है वो जल विद्युत के लिए बनाया गया है, ठीक है। चलो, तो ये सीमा पे मिलेंगे, जबकि ये गोविंद सागर जो झील है ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में ही मिल जाएगी, राइट, क्योंकि ये हर के बैराज है, इसके इधर मिल जाती है, तो हर के बैराज है, तो ये भी सीमा पे ही बनाया गया है, और ये इस प्रकार से नीचे के लिए प्रवाहित होती हैं, तो जो गोविंद सागर झील है वो इधर बनती है, ठीक है। इसके बाद आप जानते हो गोविंद सागर भी झील आपने सुना हो, तो एक गोविंद बल्लभ पंत है, वो भी आपको मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश में है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब बात ये आती है कि यही नदी जो है इस प्रकार से भाखड़ नांगला बांध बनाती है, और इसके बाद हर के बैराज में यही ब्यास नदी मिलती है पंजाब में, ठीक है, और यही पंजाब में यहाँ से सीधी गुजरती हुई ये नदी इस प्रकार से जाती है, जबकि सतलज और आपको ये जो नदी है ब्यास नदी जो है ये आपकी भारत में ही पंजाब में ही मिल जाती है, राइट। तो एक ब्यास नदी ऐसी है, केवल ब्यास नदी एक ऐसी है जो भारत में ही मिल जाती है, जो भारत में पंजाब में ही मिल जाती है, जबकि अन्य नदियां जो हैं, झेलम देख लो पाकिस्तान में मिलती है, रावी देख लो, ऊपर से चनाब देख लो पाकिस्तान में रावी से मिलती है, और यही रावी नदी सतलज से मिलती है, पंचनद बनाती है, और यही सतलज सिंधु नदी से मिल जाती है जाकर के, राइट। चलिए, तो आपको ये तंत्र समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या है, रोहतांग दर्रा से निकलती है, जबकि झेलम नदी है वो आपको बैरी जो नाग झील है वहाँ से निकलती है, ठीक है, जिसे बैरीनाग झील बोलते हैं, और इसमें एक दो झीलें हैं, एक शेषनाग झील मिल जाएगी वहीं, एक बैरीनाग झील मिलेगी, तो बैरीनाग झील बड़ी है, तो उसी झील से निकलती है झेलम नदी। किशन सर एक वहाँ का शहर है, उसी के बगल में लगी हुई आपको बैरीनाग झील मिलेगी, वहीं से निकलती है झेलम नदी, राइट। चलो, तो ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, ये माइंड में आपके सेट होना चाहिए, झेलम नदी है वो जम्मू कश्मीर से निकलती है। चलिए, ओके, तो इस प्रकार से आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा नदियों का। एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखो, ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी हमेशा याद रखना ये क्या बनाती है, गार्ज बनाती है, राइट। तो थोड़ा इनको समझ लो, बी आकार की घाटी क्या होती है, और आपको यू आकार की घाटी क्या है, और इस प्रकार की कैनियन जो होता है ये कौन नदियाँ बनाती हैं। तो सबसे पहले एक समझो, जो नमीन नदियाँ होती हैं, राइट, जो नमीन नदियाँ होती हैं वो हमेशा आप देखना बी आकार की घाटी बनाती हैं, राइट। बी आकार की कैसी बनाती हैं, बी आकार की घाटी बनाती हैं, क्योंकि वो शुरुआत में नमीन होती हैं, और जैसे वो जब प्रभावित होती हैं तो वो अपना आसपास का भाग काटती हैं, ये वाला, ठीक, ये वाला भाग काटती हैं, ये वाला भाग काटती हैं, इसलिए ये जो नदियाँ होती हैं बी शेप की आकार की घाटी बनाती हैं, तो ये बी आकार की घाटी कहलाती हैं, ठीक है। जबकि यही नदियाँ जब कुछ ओल्ड हो जाती हैं थोड़े समय के बाद में, ठीक है, तो यही नदियाँ नीचे का भी भाग काटने लगती हैं, यही नदियाँ यू आकार की घाटी बना लेती हैं, कैसी, यू आकार की घाटी बना लेती हैं, राइट। तो ये आपके माइंड में समझ आना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो कि यही नदियाँ और पुरानी हो जाती हैं, तो ये अपने का भाग का और नीचे काटने लगती हैं, और नीचे का भाग काटने लगती हैं, तो यही नदियाँ जो हैं वो आप देखोगे इस प्रकार से, थोड़ा बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा यहाँ पे झुका हुआ है, तो ये यहाँ पे गार्ज का निर्माण करती हैं, राइट। तो ये जो नदी है सिंधु नदी है, ये गार्ज बनाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो गार्ज है वो सिंधु नदी बनाती है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा जो कैनियन है वो कोलोराडो नदी बनाती है अमेरिका में, जो आपको कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है उसमें गिरती है, आके कोलोराडो नदी है, रॉकी पर्वत से निकलती हुई सीधा यहाँ पे गिरती है आपकी कैलिफोर्निया में, राइट।
तो कोलोराडो नदी है वो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बनाती है, जबकि दक्षिण भारत में भी एक नदी है, उसका नाम है शायद तुंगभद्रा, देख लेना एक बार, उसका वही नाम है। वो भी नदी जो है कैनियन बनाती है, राइट। वो भी नदी जो है कैनियन बनाती है, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां हैं, ओल्ड नदियां हैं, ठीक, ओल्ड नदियां हैं, तो वहाँ पे आपको कैनियन मिल जाएगा, लेकिन बहुत छोटे छोटे कैनियन बनाएंगे, क्योंकि कोलोराडो नदी है बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा कैनियन बनाती है, ठीक है। चलो, तो कैनियन आप देखोगे सीधा इस प्रकार से बनता है, ठीक है, क्योंकि नदी जो देखोगे यहाँ ये भाग काटती रहती है, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, तो ये जो नदियाँ हैं ये बहुत बड़ा कैनियन बनाती हैं। तो कोलोराडो जो नदी मिलेगी वो सबसे बड़ा विश्व का कैनियन बनाएगी, और ये अमेरिका की नदी है, राइट, यूएसए की नदी है, कोलोराडो नदी है, और इसे बोलते हैं ग्रांड कैनियन। तो ग्रांड कैनियन जो है ये नदी बनाती है, राइट। चलो, तो ये माइंड में आपको सेट होना चाहिए। चलिए, अगर आप इसमें और देखना चाहो तो यही झेलम नदी है, तो झेलम नदी ऊपर से इसमें एक नदी और मिलती है आकर के यहाँ से, किशन गंगा। तो किशन गंगा आपको यहाँ मिलती है इस प्रकार से, झेलम से मिल जाती है किशन गंगा। तो यहाँ पर किशन गंगा नाम की परियोजना भी है, तो ये परियोजना विवादास्पद रहती है, किशन गंगा नाम की परियोजना भी बनाई गई है। तो यहाँ पर आपको एक तुलबुल परियोजना भी मिल जाएगी, अभी हम परियोजनाएं पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो किशन गंगा जो नदी है वो ऊपर से आती है, और वो किससे मिल जाती है, वो झेलम से मिलती है, राइट, ठीक है, वो किससे मिलती है, ऊपर से आती है और सीधा सीधा वो झेलम से मिल जाती है जाकर के। तो इसे ही किशन गंगा को पाकिस्तान में इसे क्या बोलते हैं, गुलाब। तो गुलाब नाम से यही किशन गंगा है, गुलाब नाम से पाकिस्तान में जानी जाती है, और यही जब भारत में मिलती है आकर के, जब भारत में झेलम से मिलती है तो यही नदी जो है किशन गंगा नाम से होती है। और किशन गंगा और झेलम नदी पर एक परियोजना बनाई है, वो परियोजना है किशन गंगा परियोजना। तो इसको लेके पाकिस्तान और भारत के विवादास्पद रहता है, राइट, परियोजनाओं को लेकर के। चलो, तो इतना आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हो, ये है जैसे झेलम, और इधर से आ गई आपकी यहाँ से किशन गंगा, तो यहाँ मिलती है किशन गंगा परियोजना। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो आपको अलग से फैक्चुअल में समझाते हैं तो बेस्ट समझ में आ जाएगा, तो माइंड में आपको ये सेट हो जाना चाहिए। चलो, अब इसमें कोई ज़्यादा खास है नहीं, बस अब ये है कि थोड़ा परियोजनाएं के विषय में आप समझ लो तो समझ में आ जाएगा। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नदियां हैं, ब्यास नदी है, ये हिमाचल प्रदेश से आती हुई कहाँ मिलती है, ये मिल जाती है पंजाब में। तो ब्यास नदी जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों प्रभावित होती है। इधर वाली जो नदी है ऊपर की राबी, राइट, ये राबी जो नदी है, ये नदियाँ जो हैं ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगी, जैसे राबी है, ऊपर चिनाब है, झेलम है, ये, और ऊपर वाली ये सिंधु नदी है। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, ये आपको तीनों नदियाँ जो हैं ऊपर वाली ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी, जबकि नीचे की राबी नदी है ये आपको हिमाचल प्रदेश सीधी पंजाब होती हुई प्रवाहित होती है। नीचे की नदी आप देखोगे तो ये पंजाब, और इसमें पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में सतलज भी बहती है, और सॉरी वो ब्यास है। इसके बाद ये जो नदी है सतलज, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती हुई नीचे आती। उत्तराखंड में ये नदियाँ आपको कोई भी नहीं मिलेगी, राइट, उत्तराखंड में एक भी नदी इनमें से नहीं मिलती है, ये माइंड में आपको सेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो। तो भाखड़ा नांगल बांध है, ये आपके कहाँ पे बना है, सतलज नदी पर है, और ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जो बॉर्डर सीमा है वहाँ पे सतलज नदी बॉर्डर सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है 8 किलोमीटर। तो वहाँ पर ऊपर भाखड़ा मिलेगा, नीचे नांगल मिल जाएगा, तो इसी नाम से जाना जाता है भाखड़ा नांगल बांध। और ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बल है, राइट, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बल कौन सा है, गुरुत्वीय बल अगर पूछा जाए, यानी गुरुत्वीय बल से युक्त है जो बांध बनाया गया है वो सबसे ऊंचा है, राइट, वो सबसे ऊंचा है, वो कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध। जबकि टहरी बांध है वो सबसे ऊंचा है, लेकिन वो गुरुत्वीय बल नहीं, लेकिन वो गुरुत्वीय युक्त बांध नहीं है, ठीक है, गुरुत्वीय युक्त बांध नहीं है टहरी बांध, वो सबसे ऊंचा मिलेगा। ये भी, ये जो है बांध
ये भी आपको ऊंचा मिल जाएगा, ये सबसे ऊंचा है, लेकिन गुरुत्वीय बांध है, राइट। लेकिन इससे भी ऊंचा कौन है, टहरी बांध है, वो आपको उस पर मिलेगा, भागीरथी अलकनंदा पे मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे तब बता देंगे। तो वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे ऊंचा है। जबकि सबसे लंबा जो बांध आपको मिलेगा वो महानदी पे मिलेगा उड़ीसा में, वो 4 किलोमीटर प्लस में उसको मतलब लंबाई है उसकी, वो सबसे लंबा बांध है। ये भारत के 3 बांध हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको माइंड में आपको सेट होने चाहिए। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो कि ये तो जो ये जास्का श्रेणी है, तो जास्का श्रेणी से ही ये कौन सी नदी निकलती है, रावी, इधर ब्यास निकलती, और सतलज नदी भी आप जाओगे देखोगे तो ये हिमाचल प्रदेश और ये ऊपर जास्कर है, इसको थोड़ा ऐसे काटती हुई प्रकार से प्रवाहित होती हुई आ जाती है। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला जो तंत्र है आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब थोड़ा परियोजनाएं के संदर्भ में समझ लेते हैं। परियोजनाएं कि कौन नदी पे कौन सी परियोजना बनी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। जो ऊपर वाली नदी है झेलम, तो झेलम नदी आप देखोगे तो झेलम नदी जो वेरीनाग झील से निकलती है, इस पर आपको 2 परियोजनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो झेलम नदी है इस पर 2 परियोजनाएं देखने को मिलेंगी, और दोनों परियोजनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर में ही हैं। दोनों परियोजनाएं हैं वो जम्मू कश्मीर में है। पहली परियोजना है तुलबुल बांध, तो तुलबुल बांध परियोजना है, और इसके बाद दूसरी है किशन गंगा, तो किशन गंगा को आपको मैंने बताया था, और तुलबुल परियोजना है। ये दोनों जो परियोजनाएं हैं किस नदी पर बनी हुई हैं, तो लिख लो परियोजनाएं, जैसे झेलम नदी पर, तो झेलम नदी पर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तुलबुल है, तुलबुल परियोजना, राइट, और दूसरी है किशन गंगा। और ये जो दोनों परियोजनाएं हैं इन दोनों को लेकर विवाद रहता है, विवाद रहता है, क्योंकि 1960 में जैसे सिंधु नदी जो समझौता हुआ था उसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक ने कराया था। तो वर्ल्ड बैंक देखो, वर्ल्ड बैंक सिंधु जो समझौते कराती है बांध को लेकर समझौते कराती है, जैसे बड़े बड़े बांध हुए, बड़े बड़े सड़क निर्माण है, कॉरिडोर बड़े बड़े निर्माण कराए जाते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में फंड जुटाती है, लॉन्ग टर्म फंड देती है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको लोन देती है, राइट। तो उसी ने ही समझौता कराया था 1960 में, सिंधु जल विवाद समझौता था पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो उसमें 80% जो भाग था वो पाकिस्तान के लिए किया गया, जबकि 20% जो भाग है वो आपको मिलेगा भारत के लिए। तो 20% भाग जो है वो भारत के लिए, 80% है वो पाकिस्तान यूज करेगा। तो ऊपर की जो 3 नदियां थी समझौता में, ऊपर की जो 3 नदियां थी, जैसे सिंधु नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती हैं। तो ये जो नदियां थी, इन नदियों का जो जल है, तो ये नदियों का जो जल है वो किसे दिया गया, वो दिया गया पाकिस्तान को, राइट। जबकि नीचे की जो नदियां हैं 3, रावी है, ब्यास है, सतलज है, इन नदियों का जो पानी है ये भारत को यूज करने के लिए दिया गया। जबकि ऊपर की नदियां हैं वो काफ़ी अपवाह तंत्र उनका काफ़ी बड़ा है, तो उसमें जल का संचरण काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इधर जो यही नदियां जब इधर प्रवाहित होती हैं तो अब बताओ ये नदियों का पानी कौन रोकेगा, ठीक है। तो ये इधर भी जाती हैं, तो यहाँ भी पूरी सिंचाई करती हैं इस वाले क्षेत्र में, राइट। तो ये पाकिस्तान का ही क्षेत्र है, ठीक है। तो 80% जो पानी है वो कौन यूज करता है, पाकिस्तान, 20% है वो भारत यूज करता है। तो ऊपर की जो 3 नदियां हैं ऊपर की, जिसमें मैंने आपको बताया है, रिवाइज कर लो एक बार, सिंधु नदी हुई, नीचे उसकी झेलम नदी है, झेलम के नीचे चिनाब नदी है। तो ये 3 नदियां जो हैं ऊपर वाली, इनका जो जल है वो कौन यूज करता है, ठीक है, वो सोर्स जो कौन यूज करता है वो करता है पाकिस्तान, और नीचे की 3 नदियां हैं उसका कौन करता है, भारत करता है, राइट। चलो, तो इन पे जब भारत ने देखो बांध बनाए हैं, देखो झेलम पे बांध बनाया, तलोल पे बांध बनाया, तो इनको लेकर विवाद रहता है कि ये पानी सिंधु नदी जो समझौता हुआ उसके विरुद्ध है, क्योंकि सिंधु नदी के तहत वो ऊपर का जो जल है किसे दिया गया था, पाकिस्तान को, तो इसलिए यहाँ पर विवाद रहता है, राइट। चलो, लेकिन आप देखोगे चिनाब नदी पे भी आपको परियोजनाएं मिल जाती हैं। तो परियोजना में चिनाब नदी है, तो चिनाब नदी आपको कहाँ मिलेगी, नीचे, ठीक है। तो चिनाब नदी पे आपको 2 परियोजनाएं आपको मिल जाएंगी। चिनाब नदी पे आपको वैसे तो 3 परियोजनाएं हैं, और तीनों परियोजनाएं जो मिलेंगी वो जम्मू कश्मीर में ही हैं, राइट। ये लिख लो, ये 2 परियोजनाएं कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में है, राइट। और ये 3 परियोजनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर में ही हैं। इसमें से सबसे पहले एक बगलीहार परियोजना है, बगलीहार
बगलीहार परियोजना आपको मिलेगी, राइट। दूसरी आपको मिलेगी चिनाबई नदी पर, वो है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, ये परियोजना अगर आप साथ साथ में लिखते जाओगे तो माइंड आपका एक क्लियरिटी आपको आएगी, बढ़िया से माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी परियोजना है चिनाब नदी पे सलाल, तो सलाल परियोजना भी है। ये जो तीन परियोजनाएं हैं, ये किस नदी पर बनी है? ये है चिनाब नदी पर, और तीनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में हैं, ठीक है। तीनों परियोजनाएं हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं। चलिए, तो ये भी आपके माइंड में सेट होना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो, तो आप जैसे देखोगे तो यहाँ पर आपको जैसे ये चिनाब है, राइट, ये आपकी कौन सी नदी है? चिनाब। तो इधर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बगलिहार परियोजना मिलेगी, बगलिहार के आगे आप देखोगे दुलहस्ती परियोजना यहाँ मिल जाएगी, दुलहस्ती परियोजना के बाद सलाल परियोजना आपको यहाँ मिलेगी। ये कुछ परियोजनाएं हैं, उनको माइंड में आपको सेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि सभी परियोजनाएं जो हैं वो आपके बिजली के लिए हो, कुछ परियोजनाएं ऐसी भी होती हैं जो सिंचाई के लिए होती हैं, उनको काम कर सिंचाई की जो कृषि भूमि है उनको सिंचाई हेतु उन परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है, उनके लिए भी होती हैं। लेकिन बिजली भी बनाई जाती है, उसमें प्लांट स्थापित किए जाते हैं, जो हाइड्रोलॉजिकल प्लांट होते हैं वो स्थापित किया जाता है, राइट। इसके बाद आप जानते हो कि नीचे आपकी आएगी रावी नदी। तो रावी नदी पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दो बांध मिल जाएंगे या दो परियोजनाएं मिलेंगी, एक है चमेरा परियोजना, दूसरी है थीन बांध परियोजना, ठीक है। रावी नदी है, इस पर दो आपको परियोजनाएं मिलेंगी, बेहतरीन परियोजनाएं हैं। एक है चमेरा, एक चमेरा बांध या चमेरा परियोजना, एक है थीन बांध, थीन बांध बोलते हैं, थीन परियोजना बोलते हैं। ये दो हैं आपको यहाँ मिलेगी, चमेरा और थीन बांध। चलो, तो ये आपको माइंड में सेट होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। इसके बाद आप देखोगे ब्यास नदी पर, तो ब्यास नदी जो है इस पर भी आपको परियोजनाएं मिलेंगी। वो आपको कौन कौन सी हैं? एक है पौंग परियोजना, ठीक है, एक है पौंग परियोजना, दूसरी है हर के बैराज। पौंग परियोजना, पौंग परियोजना, और दूसरी है हरके बैराज। तो हरके बैराज आपको पता होना चाहिए, हरके बैराज सतलज नदी और ब्यास नदी से युक्त है, राइट। सतलज नदी और ब्यास नदी, जहाँ ब्यास नदी का सतलज नदी से मिलन होता है वहाँ पे हरके बैराज है, राइट। अभी पौंग परियोजना है उससे पहले है, पौंग परियोजना उससे पहले बनी हुई है, ओके। जैसे कि आप जानते हो यहाँ पर आपकी मिलती है, तो इधर आपको मिलेगी पौंग परियोजना, ये आपकी है हरके बैराज, ठीक है। चलो, तो ये माइंड में आपको याद होना चाहिए। इसके बाद सतलज नदी पे परियोजनाएं देख लो, तो सतलज नदी पे आपको चार परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। सबसे पहले नांगल परियोजना मिलेगी। तो नांगल जो परियोजना है, सबसे पहले रुको, भाखड़ वाली परियोजना मिलेगी, ऊपर है यहाँ पे भाखड़ परियोजना मिलेगी। इसके बाद नांगल परियोजना मिलेगी, तो भाखड़ नांगला बांध है, तो ये दो परियोजनाएं हो गई, राइट। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगी हरके बैराज, और लास्ट में जब आप इधर आओगे तो यहाँ आपको मिल जाएगी नापता झाकरी। तो नापता झाकरी आपको इधर मिलेगी, ठीक है। तो आप लिख लो सतलज की। तो सतलज की जो परियोजनाएं हैं उसमें पहले आती है भाखड़, भाखड़ा जिसे बोलते हैं। दूसरे आती है नांगल, इसको भाखड़ा नांगल बांध बोल देते हैं, वैसे ये 8 किलोमीटर के अंतर पर है। इसके बाद इधर आओगे तो हरके बैराज मिलेगी, ठीक। इसके और नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी नापता झाकरी, नापता झाकरी, ठीक है। तो ये चार जो परियोजनाएं हैं ये सतलज नदी पर आपको देखने को मिलेंगी। हरके बैराज एक ऐसी परियोजना है जो सतलज दोनों से मिक्स है, तो ये दोनों को शामिल कर लेते हैं, दोनों नदियों में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए कि हिमालय तंत्र में सिंधु नदी जो तंत्र है उसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ किस प्रकार से प्रभावित होती हैं, जल का वितरण किस प्रकार से है, साथ ही साथ किन नदियों पर विवाद रहता है। दूसरी बात, कौन कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो भारत में ही मिल जाती हैं, कौन नदियाँ हैं जो भारत से निकल के पाकिस्तान में मिलती हैं, और कौन सी नदी एक ऐसी है जो सिंधु नदी से मिलती है, कहाँ मिलती है, मिठान कोट से मिलती है। तो ये आपको माइंड में सेट होना चाहिए, और कराची में जाकर के ये नीचे गिर जाती हैं, वहाँ पर डेल्टा का ये निर्माण करती है सिंधु नदी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको सिंधु नदी तंत्र है वो स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इनसे जुड़ी जितनी भी परियोजनाएं हैं वो भी आपको समझ में आ गई होंगी।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए।